हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बायोट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ाया था और उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ाई थी। वो एप्लीकेशन थी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्ट्रेट कंडक्टर। तो आज हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप विच इज़ कैरिंग करंट। तो सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है और करंट की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही है। तो हमें उस लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। सो दिस इज अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, तो जो लूप होता है बच्चे, यूजली लूप सर्कुलर लूप ऐसे होता है, बट हम लूप को इस पोजीशन में नहीं रख रहे, हमने लूप को ऐसे सेट किया है सर्कुलर लूप को। तो जब ऐसे रखेंगे तो मैं उसे ड्रॉ करूँगी ऐसे। तो सर्कुलर लूप इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो एक्सिस है मीन सेंटर से जो लाइन पास कर रही है हम उसे एक्सिस बोलते हैं। तो एक्सिस पे हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी ले लिया जिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। सपोज किया ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है ये एक्स डिस्टेंस पे है सेंटर से, और इस लूप पे एक लेंथ एलिमेंट चूज़ कर लिया डी जैसे ये लूप था, ये लेंथ एलिमेंट यहाँ पे चूज़ कर लिया डी और इस लेंथ एलिमेंट को ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी से ज्वाइन कर देना है। तो पी से इसे ज्वाइन किया, लेट किया, वो डिस्टेंस आर है और लूप की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ऐसे ऊपर भी रेडियस कैपिटल आर और नीचे भी कैपिटल आर। एक्स डैश वाई डैश इसकी लेंथ ले ली, एक्स वाई इसकी लेंथ ले ली, नीचे को भी इससे ज्वाइन कर दिया। ये हाइपोटेन्यूज है तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस डिस्टेंस इज एक्स, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फाइन। तो अब कर क्या रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड पी पे फाइंड आउट कर रहे हैं। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, जो प्लेन डी एल और आर वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से बनता है। ठीक है, तो हमने इस पे इस लाइन के ऊपर ये जो डी एल लेंथ एलिमेंट है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करनी है, तो वो इसके परपेंडिकुलर पे होगी। तो इस लाइन का मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो सपोज दिस इज डी बी, क्योंकि स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं डीएल की वजह से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड होगी डी बी ड्रॉ कर दिया। सपोज दिस एंगल इज थीटा ले लेते हैं। सपोज ये एंगल थीटा है और अगर ये एंगल थीटा है तो इस लाइन का ये लाइन है, इस लाइन का ये परपेंडिकुलर और इस लाइन का ये परपेंडिकुलर। तो जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। फिर हमने इस डीबी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। रिजॉल्व ऐसे किया कि जहाँ पे थीटा है वहाँ पे आएगा डीबी कॉस थीटा और यहाँ पे दूसरा आएगा डीबी साइन थीटा। ऐसे ही ये वाली जो लाइन है इसका भी डीबी इसके परपेंडिकुलर लगेगा ऐसे। इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा वो होगा डीबी कॉस थीटा और इसका जो यहाँ पे कंपोनेंट होगा वो होगा डीबी साइन थीटा। अगर मैं इसे डीबी डैश लिख रही हूँ तो ये डीबी डैश कॉस थीटा और ये डीबी डैश साइन थीटा हो गया। फाइन। तो होप आपको ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो वो जो प्लेन था मैंने उसके डीबी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी और ये एंगल जितना यहाँ पे था दो लाइंस के बीच में, उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी उतना ही एंगल होगा। अब हम इसके लिए सॉल्व करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले बायोट-सेवर्ट्स लॉ लगा रहे हैं इस पॉइंट पी के ऊपर इस लेंथ एलिमेंट की वजह से। तो यूजिंग बायोट-सेवर्ट्स लॉ dB vector is equal to mu naught by 4 pi which is a constant IDL sin थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे बायोट-सेवर्ट्स लॉ में होता है, अगर ये एक स्ट्रेट वायर है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी यहाँ पर है, तो ये एंगल लेते हैं हमेशा, जैसे डी बी इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये वाला एंगल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी एंगल ड्रॉ नहीं किया है तो ये थीटा लिया था, यहाँ पे मैं फाई लिख रही हूँ और सपोज ये एंगल फाई है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में देखिए जो फाई है, ये वाला एंगल फाई लिया ना, सो वो जो फाई है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री कैसे है,
जब ये हमने dl लेंथ एलिमेंट लिया था ऐसे, और ये लाइन इस पे जा रही है, ये लाइन हमेशा इस पे परपेंडिकुलर होगी। आप चेक कर लीजिए, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, ये लाइन इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये वाला जो पॉइंट है ये परपेंडिकुलर होगा, तो इसलिए फाई एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री पुट करने पे dB की वैल्यू बनी μ0/4 पाई IDL sin 90 by r square, and sin 90 is 1. So dB is equal to μ0/4 पाई IDL by r square। ठीक है, और इस dB की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ज़रूर लिखनी है। दिस dB इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कौन सा प्लेन, जो DL और R के बीच में है, और ये ऑलवेज परपेंडिकुलर तो है ही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन DL एंड R एंड एक्टिंग अलोंग, नाम दे देते हैं, ये पॉइंट P ले लेते हैं और इसे L लिख देती हूँ। इट इज़ एक्टिंग अलोंग P to L, अलोंग PL। ठीक है, आगे देखो, ये जो dB है इसे हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, मैंने अभी आपको बताया। तो वो दो कंपोनेंट की हम कहानी लिख देते हैं पहले, कि रिजॉल्व dB इनटू टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट dB cos थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर, ये जो dB cos थीटा है ये परपेंडिकुलर है किसके, एक्सिस के। dB cos थीटा इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द लूप। सेकेंड dB sin थीटा, sin थीटा कहाँ पे लग रहा है, along the axis, dB sin थीटा इज एक्टिंग along the axis of the loop। अब ये जो कॉइल है ये सिमेट्रिकल है अबाउट इट एक्सिस, मीन्स जितने DL यहाँ पे मैंने लिया है उसके विद रिस्पेक्ट टू नीचे एक DL है, मीन्स सारे DL का जब मैं सॉल्व करूँगी तो देखिए जो cos थीटा ऊपर है यहाँ पे cos थीटा नीचे है, दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड ओपोजिट है। मीन्स जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जितना इफेक्ट एक्स वाई है उसके ओपोजिट एक्स डैश वाई डैश का इफेक्ट है। तो ये कंपोनेंट dB cos थीटा इस dB डैश cos थीटा के कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल और ऑपोजिट हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई जो इफेक्ट है वो नहीं दे रहे हैं, तो इनकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है। तो मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन किसकी है, कौन से कंपोनेंट की है, dB sin थीटा की वजह से नेट कंट्रीब्यूशन है। तो अब हमने लिखना है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू द होल लूप जो है वो किसकी वजह से है, सिर्फ dB sin थीटा की वजह से, dB sin थीटा। ये जो समीशन है अगर हम लूप को कंटिन्यूस मान रहे हैं तो ये समीशन को हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, B इज़ इक्वल टू dB sin थीटा। अब dB की वैल्यू 1 से उठा के हम मुझे 2 में पुट करनी है। फाइन, बीच में लाइन ज़रूर प्लीज़ पेपर में लिखनी है कि जो dB cos थीटा है वो कंपोनेंट इक्वल और ओपोजिट है। सर्कुलर लूप पे एक्स वाई का जो इफ़ेक्ट है वो एक्स डैश वाई के इफ़ेक्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट cos थीटा कंपोनेंट की वजह से ज़ीरो है। तो B हो गया इंटीग्रेशन dB sin थीटा। अब ये dB की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, B इज़ इक्वल टू μ0/4 पाई IDL बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन DL की वजह से होगी क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट्स इंटीग्रेशन में लूप आएगा तो लूप का रेडियस, इसलिए DL मैंने इंटीग्रेशन के अंदर रख दिया। और साइन थीटा इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, साइन थीटा। तो B का आंसर क्या बनेगा, μ0/4 पाई I/r स्क्वायर साइन थीटा। और DL पूरा लूप का रेडियस होगा, मतलब सर्कमफ्रेंस विच इज़ इक्वल टू 2πr। सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप इज़ 2πr। सो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 2πr। B इज़ इक्वल टू μ0/4 पाई I/r स्क्वायर साइन थीटा, r से 2πr इसे लिख लेते हैं। जो स्मॉल r की वैल्यू है वो डायग्राम में चेक कीजिए, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसे यहाँ पे पुट कर देते हैं। B इज़ इक्वल टू μ0/4 पाई I/r स्क्वायर की जगह r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा 2πr।
So net answer is 2 pi I r square by r square plus x square. B is equal to mu naught by 4 pi. इसमें बचे ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो यही है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी इसमें आएगा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू है आर और नीचे आएगा स्मॉल आर, तो आर बाय स्मॉल आर की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 1 था और ये 1/2, तो हो गया 3/2। साइन थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं और ऊपर आएगा कैपिटल आर, तो ये आर और वो आर हो गया आर स्क्वायर। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज कैपिटल आर, हाइपोटेन्यूज इज स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये था 1 और ये है 1/2, 1/2 प्लस 1 इज़ 3/2, ये आर था और ये आर इंटू आर स्क्वायर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का आंसर हो गया ये वाली वैल्यू। अब हम स्पेशल केस देख रहे हैं। स्पेशल केस में अगर हमें एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालनी, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर में क्या होगा, सेंटर में ये जो x डिस्टेंस है ये ख़त्म हो जाएगा, सेंटर पे x 0 होगा, तो x 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, सो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर बाय आर क्यूब। तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा आर। मैंने एक स्टेप मिस करके यहीं पे सॉल्व कर दिया है। तो दिस इज़ द आंसर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब एक और केस देखिए कि सपोज करते हैं जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो बहुत दूर है, मीन्स एक्स बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ द लूप। फाइन, तो हम x बहुत बड़ा है तो हम ये जो r है उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में, ये वाली जो आपके सामने इक्वेशन है, इसमें हमने x को रखना है, r को निगलेक्ट कर देना है। तो b का आंसर बनेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई इंटू पाई भी है इंटू आर स्क्वायर, और r जो ये है ये मुझे निगलेक्ट कर देना है, x क्यूब हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा x, ये 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ क्यूब ही बचेगा, वो मैंने लिख दिया। अब अगर एरिया लूप का है पाई आर स्क्वायर, तो हम इस पाई आर स्क्वायर को एरिया भी पुट कर सकते हैं, ए भी पुट कर सकते हैं। ठीक, अब हम निकालते हैं इसकी डायरेक्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इस लूप पे कैसे निकलेगी, ये लूप ऐसे है, ठीक है, लूप इस तरह से है, तो हम थंब रूल लगाते हैं इसमें। अगर थंब अपवर्ड हो तो फिंगर्स ऐसे मुड़ती हैं, इस डायरेक्शन में कर्ल होती हैं सारी। तो अगर करंट ऊपर हो तो मैग्नेटिक फील्ड होती है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट नीचे हो तो मैग्नेटिक फील्ड होती है क्लॉकवाइज। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इधर और इधर ऐसे। तो अगर मुझे फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी हो तो इस पॉइंट पे ऐसे ऐसे, और ठीक है। करंट देखिए कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड की डायरेक्शन ऊपर को, वही हमने शो किया है दोनों साइड पे। ये लॉजिक पेज याद रखना, ये उल्टा भी हो सकता है। अगर करंट ऊपर है तो फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, और अगर हम उल्टा लें कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने करंट एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ किया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपवर्ड जा रही हैं। इस लूप में ये जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है ये है एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे है क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे अगर करंट ऐसे है, नीचे को डायरेक्शन है, तो यहाँ पे ऊपर को होएगी, क्योंकि यहाँ से करंट निकल रहा है, वहाँ पे करंट एंटर हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है। अब अगर इफ़ ए कॉइल हैज़ अ नंबर ऑफ टर्न n, इफ़ ए कॉइल हैज़ n नंबर ऑफ टर्न्स, इफ़ ए कॉइल हैज़ n नंबर ऑफ टर्न्स,
तो जो हमारा आंसर था उसे हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। डी बी का आंसर बनेगा बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π2π NI/R। दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। इस आंसर को लर्न कर लीजिए, कमिट टू मेमोरी है। इस फार्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। थैंक यू। ओके बच्चे, बायोट-सेवर्ट्स लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप के बिल्कुल सेंटर में निकालनी है। तो उसके लिए हमने एक लूप कंसिडर किया जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसका लेंथ एलिमेंट चूज़ कर लिया DL फ्रॉम X to Y, और लेंथ एलिमेंट में करंट जो फ्लो कर रहा है वो करंट एलिमेंट बन गया, वो है IDL। और इस C पॉइंट पे मुझे सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। लेट R बी द रेडियस ऑफ दिस लूप। Consider a circular loop of radius small r in which current I is flowing as shown in the figure. Using Biot-Savart's law के अकॉर्डिंग dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π/IDL sin थीटा बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल होता है थीटा वो DL और R के बीच में होता है, वो एंगल यहाँ पे हमारा होगा 90 डिग्री। sin 90 इज़ 1। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये वाला एंगल 90 डिग्री। सो DB इज़ इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π/IDL/R स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस कैपिटल R है इसके और इसके बीच में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कैपिटल R। बच्चे, जो थीटा एंगल है वो है DL क्रॉस R वेक्टर के बीच में। DL sin 90 हो जाएगा, तो sin 90 होने की वैल्यू 1 है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ DL बचा है। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो B निकलेगा। B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4πI/R स्क्वायर। इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू ओनली DL, और DB की इंटीग्रेशन हो जाएगी B। तो मीन्स स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड से टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं लूप के सेंटर पे। ये फैक्टर एज इट इज़ I/R स्क्वायर। DL को जब हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन होने पे पूरी सरकमफ्रेंस आएगी, और वो सरकमफ्रेंस होती है 2πI। तो यहाँ पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π/2π/R। ये एक R से 2πR आना था यहाँ पे, एक R से R कैंसिल, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, दिस इज़ द आंसर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। 2π/I। अब आप पूछेंगे ये 2π और 4π कैंसिल नहीं हो सकता। ये हम कैंसिल ऐसे नहीं करते क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता है। म्यू नॉट बाय 4π की स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है 10⁻⁻⁷ वो हमें पता होती है, इसलिए हम इसे कट नहीं करते, इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। इफ़ द कॉइल हैज़ n नंबर ऑफ टर्न्स, तो B का आंसर बनेगा म्यू नॉट बाय 4πN × 2πI/R। फाइन। नेक्स्ट देखिए, कुछ हम केसेस पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के। ये हमने सेंटर पे निकाली है। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी हो सेंटर पे, अभी आंसर आया कितना, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, उसका आंसर मैंने निकाला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π/2πI/R। ठीक है, अगर लूप सेमी सर्कुलर हो तो ये जो 2π है उसकी जगह सिंपल आएगा पाई, तो म्यू नॉट बाय 4πI/R ये आंसर आएगा। ठीक है, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो किसी आर्क पे ये देखिए जो सेंटर से एंगल बना रही है थीटा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I एज यहाँ पे, और आर्क की जो रेडियस है वो है R। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर आर्क कैरिंग करंट I कितना होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π, जो फॉर्मूला होता है वो होता है ना 2π, तो I/R एक तरफ कर दिया, 2π हमने अलग कर दिया। 2π होता है पूरा एंगल,
360 का जब एंगल सबटेंड होता है पूरा सर्कल, ये आर्क 2 पाई एंगल सबटेंड नहीं कर रही, ये थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। तो 2 पाई की जगह क्या लिखेंगे हम, थीटा, और जितना भी आर्क एंगल सबटेंड करेगी हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो दिस इज़ द आंसर फॉर एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क। फाइन। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो और 2 सर्कुलर लूप के लिए जिसमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, देखिए यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आई, और फिर एक सेकेंड सर्कल कंसेंट्रिक जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई इन सेम डायरेक्शन, इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2। तो मैग्नेटिक फील्ड बताइए कितनी होएगी इन दोनों की वजह से। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से होगी B1 प्लस B2। तो B1 का आंसर μ0/4 2 पाई आई बाई रेडियस 1 फर्स्ट लूप के लिए, प्लस μ0/4 2 पाई आई बाय रेडियस 2 फॉर सेकेंड। तो नेट आंसर क्या बनेगा, μ0/4 इज कॉमन, 2 पाई बाहर निकाला, आई बाहर निकाला, अंदर बचा 2 पाई आई 1/R1 प्लस 1/R2। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी दोनों की वजह से। लेकिन जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, मेन इस पे वो फाइंड आउट करना है। जो मैग्नेटिक फील्ड है ओ पे, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगी और एक्टिंग अपवर्ड लगेगी। ये कैसे, यहाँ पे करंट नीचे फ्लो कर रहा है तो करंट यहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर को बनेंगी, यहाँ पर भी नीचे है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी। तो यहाँ करंट नीचे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपवर्ड। मैं रिपीट कर रही हूँ, इधर भी नीचे अपवर्ड, इधर भी नीचे अपवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। फाइन। बट अगर उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं, नेक्स्ट केस देखिए, एक लूप बनाया, इसमें करंट नीचे को जा रहा है, सेकंड लूप में करंट ऊपर को जा रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो कैसे निकालेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड पहले तो माइनस हो जाएगी, B1 माइनस B2। B जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। तो जिस लूप की रेडियस कम है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा होगा, जिस लूप की रेडियस ज़्यादा है वहाँ पे मैग्नेटिक का इफेक्ट कम होगा। तो जो हमें डायरेक्शन निकालनी है वो हमें उसकी निकालनी है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। तो दोनों में करंट ऊपर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले लूप की स्ट्रांग होगी क्योंकि उसकी रेडियस कम है, जिसकी रेडियस कम उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग। तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है नीचे ऐसे, तो मैंने अपनी फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन में कर्ल किया तो मेरा थंब ऊपर गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आएगा अपवर्ड। और मैग्नीट्यूड निकालते हैं, B इज इक्वल टू B1 माइनस B2। B1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है इसलिए इसको पहले लिखा, μ0/4 2 पाई आई बाई R1 माइनस μ0/4 2 पाई आई बाई R2। ठीक है, तो μ0/4 2 पाई आई कॉमन, 1/R1 minus 1/R2. This is the magnitude of the magnetic field and direction is perpendicular to the plane and will act upward. Upward क्यों? क्योंकि हमने अंदर वाले लूप का देखना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे उसकी वजह से होगी। नेक्स्ट केस में देखिए, हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं 2 कंसेंट्रिक लूप्स की। फर्स्ट ऐसे है और सेकंड लूप ऐसे है, इसकी रेडियस कैपिटल R, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है B1, सपोज वो यहाँ पे लग रही है, और जो सेकेंड लूप की मैग्नेटिक फील्ड है वो है B2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये B1 इस लूप की वजह से मानिए और ये B2 इस लूप की वजह से मानिए। तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कि दोनों की वजह से कितनी निकलेगी। इनका रिजल्टेंट यहाँ पे लाई करेगा B नेट। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आई और आई। तो मुझे B नेट फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है एक्सिस पे, पहले तो इस लूप के सेंटर पे μ0/4 2 पाई आई बाई R, ये फॉर्मूला हमने सेंटर पे पढ़ा हुआ है, वो फॉर्मूला लगा दिया। B नेट निकालना है, ये वाली वैल्यू, इसका फॉर्मूला होगा √B1² प्लस B2²।
तो B1 के लिए भी ये वैल्यू पुट कर देनी है और B2 के लिए भी। जब B1 के लिए पुट करोगे, रेडियस तो दोनों की सेम ही है, जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा B इज इक्वल टू √2 μ0/4 पाई 2 पाई I/r। इन दोनों को सॉल्व करके √2 का फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि बोथ आर सेम, रेडियस भी दोनों की सेम है। ठीक है, तो ये इसका हो गया।